नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां लोजपा में बड़ी टूट हुई है। लोजपा ने 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत पर उतर गए हैं। 5 सांसदों ने चिराग के नेतृत्व से अलग होने का फैसला लिया है। चिट्ठी लिखकर लोकसभा में पशुपति पारस को नेता बनाने की मांग की है। तो बताते चले कि लोजपा में एक बड़ी टूट देखी जा रही है। लोजपा के 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत किया है। तो बताते चले कि जेडीयू में, यानी जिस तरह से सामने बातें आ रही है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं ये 5 सांसद जो चिराग पासवान के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व, हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से, जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ। यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नजर में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का। उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे, और अब उचित समय आ गया है। और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक, अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम। एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस का बयान सामने आया। चिराग पासवान चाहे तो बताते चले कि उन्होंने कहा कि चिराग पासवान चाहे तो पार्टी को लेकर, यानी पार्टी में रहे, लेकिन नेतृत्व हमारा रहेगा। चिराग के चाचा और एलजेपी के सांसद हैं पशुपति कुमार पारस। तो बताते चले कि चिराग के चाचा और सांसद भी, यानी एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि चिराग पासवान चाहे तो पार्टी में रहे, लेकिन नेतृत्व हमारा रहेगा। चिराग के चाचा और एलजेपी के सांसद है पशुपति कुमार पारस। तो बताते चले कि एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस ने यह तमाम बयान दिया है। तो बताते चले कि लोजपा में बड़ी टूट, यानी लोजपा के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत पर उतर गए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। संतोष जी, लोजपा में एक बड़ी टूट देखी जा रही है, कि क्या कारण है इसका? देखिए, इस मामले में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद चीजें बदल रही थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी रामविलास पासवान के जीवित रहते हुए ही जब रामचंद्र पासवान का निधन हुआ था, तो उसके बाद लगभग रामविलास पासवान टूट चुके थे। पार्टी का नेतृत्व चिराग पासवान के हवाले कर वो भी राजनीति से संन्यास करने के लिए मूड में जाहिर उस और बढ़ ही रहे थे, जिस दौरान उनकी भी मौत हो गई। देखिए, पार्टी और संगठन पूरी तौर से पारिवारिक था है, और इस तरह के पार्टी
इसी तरीके से चलता भी है। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में जो निर्णय लिया गया था, जी खास करके जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का, उस निर्णय के पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ कि नीतीश कुमार को काफी नुकसान झेलनी पड़ी। बीजेपी जहां उम्मीदवार, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किए थे, लेकिन जदयू के खिलाफ तो उम्मीदवार खड़ा किया और इस वजह से जदयू को काफी नुकसान हुआ। उसके बाद से जदयू लगातार इस मुहिम में लगी हुई थी कि एलजेपी को हम कैसे इसको सबक सिखाएं चिराग पासवान जी। लेकिन हर किसी को पता है कि इसके पीछे बीजेपी के नेता कहीं न कहीं चिराग के साथ खड़े थे और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, तो ये कसमकस दोनों दलों के बीच चल रहा था और उसमें ललन सिंह जैसे नेता अंतिम समय में इन्होंने ये ऐसा गेम खेला जिस वजह से ये चीजें बदली हैं और इन चीजों को बदलने के बाद जो अब स्वरूप सामने आया है, उसमें एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि अब पार्टी का नेतृत्व पूरी तौर पे भले ही पारस के हाथ में हो, लेकिन अब चिराग कहाँ रहेंगे ये चिराग को तय करना है। चिराग अलग एलजेपी बनाते हैं या इसी एलजेपी के साथ रहते हैं, अब ये तय चिराग को करना है, क्योंकि पूरी पार्टी अब जो सांसद है, एक विधायक थे जो पहले ही जदयू में मिल चुके हैं, जो 5 सांसद हैं वो इनके एक पाले बदल चुके हैं और अब अकेले वो सांसद रह गए हैं कि अब उनको निर्णय लेना है कि वो किनके तरफ जाए। देखिए, जिन 4 लोगों के बदलने की बात आ रही, पारस ये अंतिम उनका चुनावी जीवन का अंतिम चुनाव था और उसके बाद वो चुनाव नहीं ले, बाकी 3 आदमी ऐसे हैं जिनका नीतीश कुमार से किसी न किसी तरीके से रिश्ता रहा है। प्रिंस का जाना ये चौंकाने वाली बात है कि प्रिंस दोनों भाई में बेहतर कोऑर्डिनेशन था, लेकिन प्रिंस को का साथ जाना अभी भी जो उनके जानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ही मुश्किल निर्णय ये होगा कि प्रिंस किसके साथ जा रहा है, लेकिन अब खबरें आ रही है कि प्रिंस भी पारस के साथ है। तो इसका मतलब है कि बिहार के मंत्रिमंडल में भी प्रिंस के छोटे भाई को जगह मिल सकती है, या मतलब इनके चाहने वाले लोगों को एक जगह एक मंत्रिमंडल दिया जा सकता है, क्योंकि इस टूट के बाद बीजेपी पर भी दबाव लगातार बढ़ेगा और बढ़ रहा है कि जदयू उनको बिहार में ही अब घेराबंदी कर दी है। तो जिस तरीके से संख्या बल में कम होने के बावजूद भी अब पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो दोनों के सांसदों की संख्या लगभग बराबर है। अब इस 5 सांसदों के आने के बाद जो कहीं न कहीं वो जब उनकी विश्वसनीयता की बात आएगी या जब भरोसे की बात आएगी तो ये जरूर है कि ये सभी नीतीश कुमार के साथ आएंगे। ये स्थिति बनी है। अगर न्यूज रूम से अशोक मिश्रा जी अगर लाइव से जुड़े हो तो उनसे भी मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। वो एलजेपी बीट को लगातार देख रहे हैं, तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि इसका बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर तत्कालिक कारण तो ये दिख गया कि मंत्रिमंडल विस्तार में लोजपा के सहारे वो साधना चाहते थे, उसमें उनकी कामयाबी मिली है। ये अब एक चीजें पूरी तौर पर सामने आ गई है और उस कामयाबी के बाद आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित जो बड़े नेता हैं वो सीधे तौर पर नीतीश पर नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी लव जिहाद को लेकर, कभी गौ हत्या को लेकर गृह मंत्रालय को घेरते रही है। तो क्या इस टूट के बाद बीजेपी का जो स्टेट नेतृत्व है, जो सुशील मोदी के दरकिनार करने के बाद नीतीश कुमार से उस तरीके का रिश्ता डेवलप नहीं कर पाए थे जैसे सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच रिश्ता रहा था, तो क्या इसका असर बिहार में क्या देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी या फिर बीजेपी इस, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं चिराग पासवान के पार्टी में टूट ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं जो चाहते थे कि हम नीतीश कुमार से भले हम वो मुख्यमंत्री हो, बड़े भाई की भूमिका में हमें रहे, वो रणनीति पूरी तौर पर फेल हो गया है। अब आगे देखना होगा कि इसको लेकर क्या रणनीति होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बिहार में जो कयास लगाए जा रहे थे सियासती उठापटक का, उसकी शुरुआत हो गई है। जी संतोष जी, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव चैट पे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे आप अपनी सवालों को रखें। अशोक जी, आप इतने दिनों से लगातार आप देख रहे हैं रामविलास पासवान की राजनीति को काफी करीब से आप महसूस कर रहे हैं। इस घटना के बाद, इस टूट के बाद क्या आपको लगता है कि चिराग अपने आप को फिर से वो वापस कर पाएंगे, या फिर ये माना जाए कि ये एक पारिवारिक पार्टी का ये, क्योंकि इससे पहले भी रामविलास पासवान जब थे तो 2005 के इलेक्शन से ठीक पहले जब कह रहे थे कि चाबी मेरे पास है, एक बड़ी ट्वीट हुई थी नरेंद्र सिंह, रामेश्वर सिंह, सारे लोग उनको छोड़कर चले गए, लेकिन फिर वो वापसी आए।
तो ये दो सवाल सीधा तौर पे कि चिराग का भविष्य क्या होगा, चिराग का जो वोट बैंक है पासवान, वो किसके साथ रहेगा, ये सवाल आज की परिस्थिति में काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थितियां बदली हैं? 2005 में एलजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी और रामविलास पासवान के जिम्मे में चाबी था, लेकिन नरेंद्र सिंह और रामाश्रय प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एलजेपी के अधिकांश विधायकों कह सकते हैं कि 5 विधायकों को छोड़ करके सभी विधायक जदयू में शामिल हो गए थे और यही वजह है कि चाबी रामविलास पासवान के जिम्मे रह गई और सरकार नीतीश की बन गई थी। लेकिन इस बार परिस्थिति दूसरी है। उस समय रामविलास पासवान जिंदा थे, उनके दोनों भाई रामचंद्र पासवान और पशुपति कुमार पारस उनके साथ साय की तरह थे और निश्चित रूप से रामविलास पासवान ने रिकवरी की। हालांकि उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने रिकवरी की और आज रामविलास पासवान के आप कह सकते हैं कि 6 सांसद हैं। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि रामविलास पासवान की पार्टी पारिवारिक पार्टी होने के बावजूद भी इनका एक बड़ा वोट बैंक था, जो जिस गठबंधन के साथ रामविलास पासवान तीनों भाई साथ रहते थे वह वोट बैंक उधर शिफ्ट करता था। आज चिराग के सामने यही सबसे बड़ा संकट है कि अब सवाल है कि रामविलास पासवान की पार्टी तो छोड़िए, रामविलास पासवान का असली वारिस कौन होगा, असली उत्तराधिकारी कौन है, और इसी को लेकर के लड़ाई है। चिराग पासवान ने जिस तरह से पूरे लोजपा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनसे एक चूक हुई। हम आपको एक याद दिलाना चाहेंगे कि जब रामचंद्र पासवान का निधन हो गया था तो उनके श्राद्ध कर्म के बाद रामविलास पासवान ने चिराग को बिठा करके, प्रिंस और पशुपति कुमार पारस थे, तो रामविलास पासवान ने चिराग से कहा कि देखो चिराग, हम तब तक मजबूत रहे जब तीनों भाई साथ रहे, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सभी भाई को साथ लेकर के चलो, यानी कि प्रिंस को लेकर के साथ चलो, पशुपति कुमार पारस के बेटे को साथ लेकर के चलो और सभी भाई तुम साथ लेकर के चलो। लेकिन यहां पे चिराग पासवान से चूक हुई, उन्होंने पशुपति पारस की उपेक्षा की और जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अभी पूरी तरह से कह सकते हैं कि लोजपा पर पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज का कब्जा हो चुका है। चूंकि लोजपा एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं क्षेत्रीय पार्टी है और उसकी मान्यता भी क्षेत्रीय है और प्रिंस राज के साथ आने से लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी की जो संगठन है, संगठन के सभी जिला इकाइयां अभी विघटित हैं, तो इसलिए चिराग उस पर कोई दावा भी नहीं कर सकते। तो प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस का पूरी तरह से कब्जा है। पशुपति कुमार पारस पहले से ही दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लोजपा का रीढ़ है, यानी कि वही उसका बेस है। तो वैसी परिस्थिति में वो हैं और पारस के साथ 5 सांसद हैं, जिसमें वो 2 सांसद पारस खुद अपने और एक उनका भतीजा रामचंद्र पासवान के बेटे दोनों हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग के लिए ये बहुत कठिन समय है। कहा जाता था कि चिराग इसलिए भी थे चुप कि अगर एनडीए उनको तवज्जो नहीं देगा तो महागठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन अब महागठबंधन का रास्ता चुनने के बाद भी चिराग की राह आसान नहीं होगी और उनके लिए संकट है। एक बात तय है कि पारस के और इन 5 सांसदों के जदयू या बीजेपी या एनडीए गठबंधन में रहने से निश्चित रूप से लोजपा में अगर टूट भी हुई है तो उसका अधिकांश भाग पशुपति कुमार पारस के साथ जाएगा। और आपने जैसा कहा है, संकेत दिया कि बिहार की राजनीति की फिजा बदलेगी। दलित राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर था रामविलास पासवान का परिवार और लोजपा, उसका एक बहुत बड़ा भाग अगर एनडीए के साथ है या जदयू के साथ है तो जदयू की तो ताकत बढ़ी ही है। एनडीए भी अब फूक फूक करके चाहेगा कि चिराग पासवान को अगर साथ लेता है तो फिर एनडीए में फूट की संभावना और बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के सामने भी अभी संकट की स्थिति है। और तीसरी बात है कि अगर नीतीश कुमार अपनी मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस के बेटे को शामिल कर लेते हैं, उन्हें एमएलसी बनाया जाता है, जैसे कि 2017 में उन्होंने बनाया था। पारस किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनको एमएलसी बनाया गया और उन्हें पशुपालन मंत्री बनाया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि सरकार और संगठन दोनों पर पारस का कब्जा होगा और चिराग पासवान के लिए एक टेढ़ी खीर होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या चिराग अपने आप को संभाल पाएंगे। अगर चिराग रामविलास पासवान का सहानुभूति वोट और चाहते हैं कि उनके ऊपर जो हुआ है वह सहानुभूति अगर लेना चाहते हैं तो उनको मैदान में उतरना पड़ेगा, उनको अपने समर्थकों के बीच अपनी विश्वसनीयता को फिर से कायम करना पड़ेगा। और इस टूट के बाद
पशुपति कुमार पारस का जो बयान आया है कि चिराग चाहे तो पार्टी में रह सकते हैं, चूंकि हमने पार्टी नहीं तोड़ी है, रामविलास पासवान ने 20 वर्षों पहले यह पार्टी बनाई थी, जब तक हम जिंदा रहेंगे लोजपा हमारी रहेगी। तो एक तरह से पारस ने कह दिया है कि अगर आप चिराग रहना चाहते हैं तो लोजपा में न रहे, एक सांसद की हैसियत से, एक नेता की हैसियत से, लेकिन नेतृत्व अब वो आपका स्वीकार नहीं। दूसरी बात है, चिराग के जो खासम खास कहे जाते थे सूरज भान, वो उनके भाई चंदन ने साफ तौर पर कहा है कि अब पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस होंगे, चिराग पासवान लोजपा में हैं रहेंगे, लेकिन नेता या पशुपति कुमार पारस होंगे। महबूब अली कैसर और बीना सिंह की बात तो आप जानते ही हैं, इन्होंने कभी चिराग को नहीं चाहा है। वैसी परिस्थिति में चिराग के सामने बहुत बड़ा संकट है। जी खान का कोई बयान आया है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए पारस ने वहां दिल्ली में बात की है, चंदन ने बात की है, लेकिन चिराग पासवान का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। चिराग पासवान के बयान का इंतजार किया जा रहा है। देखते हैं कि चिराग का अगला कदम क्या होता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि चिराग बैकफुट पर आ गए हैं। चिराग के चलते बीजेपी भी बैकफुट पर है और अभी नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले है। हालांकि आरजेडी ने कहा है कि धन बल का प्रयोग करके जदयू और बीजेपी ने लोजपा को बर्बाद किया है, लेकिन इतना तय है कि लोजपा में जो बड़ी टूट हुई है, इस टूट के चलते जदयू की स्थिति मजबूत हुई है। बीजेपी भी बैकफुट पर है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए बीजेपी इस टूट को के चलते जदयू से नाता नहीं तोड़ सकती है। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी वे वॉच एंड वेट का इंतजार दोनों गठबंधन के नेता कर रहे हैं। देखते हैं चिराग का अगला एक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर लगता है कि अगली रणनीति ये लोग बनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संतोष जी, आप भी बने रहे हमारे साथ, अशोक जी आप भी बने रहे हमारे साथ। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये तमाम चर्चाएं जारी रहेगी। बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की मौत को आज 1 साल हो गए। 1 साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। 1 साल बाद भी सुशांत को न्याय नहीं मिल पाया है। उनका परिवार आज भी न्याय की आस लगाए बैठा है, लेकिन जांच एजेंसियों को यानी एजेंसियों का जो हाथ है अब भी खाली है। तो बताते चले कि अब तक यानी न्याय नहीं मिला है सुशांत सिंह राजपूत को। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है। बता दें कि इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव पूर्णिया के मलडीहा में उनके आवास पर उनके प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई ने कहा कि देश की बड़ी एजेंसी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में काम की, लेकिन जांच की दिशा लगातार भटकने से न्याय की उम्मीद टूट गई है। वहीं सुशांत के भतीजों ने कहा कि सुशांत के मौत पर राजनीति की गई है और मौत के कारण जानने के बदले ड्रग कनेक्शन पर अनुसंधान किया गया। और आज भी हम सबको इंतजार है कि 13 जून 2020 की रात क्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का भी परिजनों ने अनुरोध किया है। हुआ यूँ कि अक्टूबर के बाद जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें ना बदल गई। वहाँ से एक नया एंगल शुरू हुआ, जो मेन इशू था वो हट गया, वहाँ से एक ड्रग एंगल शुरू हो गया। और वहाँ के बाद फिर जब हम लोग देखते हैं दिसंबर के बाद, जैसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कभी कभी बीच में कोई पिठानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे होता है ना कि आप ऐसा लगता है ना कि ना हम बंद किए हैं ना हम चला रहे हैं, बस हम चले जा रहे हैं। साफ शब्द में कहेंगे कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोगों को उम्मीद आज भी है कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। इससे आगे और क्या कहेंगे। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह जुड़े हुए हमारे साथ फोन पे। संतोष जी, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के आज 1 साल हो गए हैं और आज पहली पुण्यतिथि है। किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है? देखिए, वाकई में बिहार ही नहीं, देश के सबसे युवा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से देश के सामने एक कह सकते हैं कि एक अलग तरह की सिनेमाई चेहरा उन्होंने पेश की थी।
और उसका असर यंग जनरेशन के बीच वो काफी लोकप्रिय भी हुए। पहला ऐसा कह सकते हैं कि कलाकार के रूप में, बिहारी कलाकार के रूप में उनकी पहचान बनी थी। शत्रुघ्न सिन्हा पहले से थे, मनोज वाजपेयी, मतलब बिहार के अलग अलग फिजाओं में, मतलब अलग अलग अंदाज में एक्टिंग करने वाले कलाकार मौजूद थे फिल्मी दुनिया में। लेकिन पहले ऐसे कलाकार सुशांत सिंह राजपूत थे जो अच्छा डांस भी कर रहे थे, मतलब एक ऐसा चेहरा जो ग्लैमरस चेहरा जो पूरे लड़कियों को भी आकर्षित कर रहा था। पूरा बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में एक अपना अलग तरह की पहचान उन्होंने स्थापित की थी। लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत हुई और मौत के बाद जिस अंदाज में उसकी सियासत हुआ, उसका असर कहीं न कहीं जो मुख्य वजह रही मौत का वो सामने नहीं आ पाई। सीबीआई मुंबई पुलिस भी काम कर रही थी, मुंबई पुलिस आरोपों के घेरे में आई। फिर बिहार में भी उन पर एफआईआर दर्ज हुआ, अलग अलग तरीके से अनुसंधान शुरू हुई। अब उस मामले की सीबीआई जांच हो रही है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा था जब चुनावी साल था बिहार का, और आज यही वजह है कि जो तमाम नेता जो उनके निधन पर ट्वीट कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज उनकी पहली बरसी पर कहीं कोई हलचल दिख नहीं रहा। सियासत के भेंट से, मतलब कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सियासत का भेंट चढ़ गया, और उनकी जो न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी बिहार के युवाओं के द्वारा, देश के युवाओं के द्वारा, वो कहीं न कहीं आज भी प्रभावित है कि वो न्याय आखिर क्यों उन्होंने सुसाइड की। नेपोटिज्म की बात आई जो शुरुआत हुआ, वो चीजें समाप्त हो गई। फिर फिल्म इंडस्ट्री में उनको काम मिलना बंद हो गया, इसकी वजह क्या रही? बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन सवालों को लेकर आज भी बिहार की जनता, देश की जनता, देश का युवा ये जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। अगर ड्रग्स मामले को ही ले तो ड्रग्स मामले में भी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं करता है। उसके पहला मित्रों के साथ जो उनका व्यवहार रहा, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी ऐसा तथ्य कोर्ट के सामने या अभी तक पब्लिक डोमेन में पेश नहीं किया जिससे कहा जा सके कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई हुई है। ये एक बड़ा सवाल है, और आज पहली बरसी है उनकी। हमें लगता है कि पूरा देश, पूरा बिहार का युवा उनके साथ खड़ा है, और इस उम्मीद के साथ उनको न्याय मिले। जी बिल्कुल। तो आज भी परिवार न्याय की आस में लगाए बैठे हुए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष जी।